हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे फाइनल अकाउंट के। आज हम क्या करेंगे, फटाफट से सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। तो कॉन्सेप्ट हमने कल लास्ट क्लास में रिवाइज कर लिए थे। अब हम किस पर आते हैं, क्वेश्चंस पर। फटाफट से पहले सुन लो, इस चैप्टर में क्या क्या बनाना होता है। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर क्या लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड। कुछ बच्चों ने क्या लिखा हुआ था टेस्ट में, एज ऑन। ठीक है, किसके अंदर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले टेस्ट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट पर क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। P&L पे भी फॉर द ईयर एंडेड, और बैलेंस शीट पर एज ऑन और एज एट कुछ भी लिख देना, आपकी इच्छा है। एज एट प्रॉपर वर्ड है वैसे, लेकिन ऑन भी लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट का। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है परचेजेस माइनस रिटर्न, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर क्या आता है, सेल्स माइनस रिटर्न, और इधर क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर दो ही आइटम आएगी, सेल्स नेट होके, रिटर्न माइनस होके, और क्लोजिंग स्टॉक। और इधर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस परचेज मतलब नेट परचेज, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डिफरेंस से क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट, जो कहाँ चला जाता है, P&L में। और इधर क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपके माइंड में क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। मतलब जानना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, गुड्स को बनाने या गोडाउन में लाने तक के खर्चे। अगर आप में खुद से बनाते हो तो बनाने के खर्चे, और अगर क्या है, खुद नहीं बनाते हो, परचेज करते हो, तो गुड्स को आप अपने, जहाँ से, जैसे मैंने दिल्ली से गुड्स खरीदा तो दिल्ली से मेरे को बीकानेर लाने तक के सारे एक्सपेंस, चाहे क्या हो, कैरियर हो, फ्रेट हो, ये सब चीजें क्या ऐड। अब इसमें आएंगे क्या क्या, वो हम क्वेश्चंस करेंगे क्या है, तब हम क्या है, एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कुछ जनरल डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ऑक्ट्रोई, फ्यूल, पावर, कार्टेज, या कार्टेज इनवर्ड लिखा हो, कैरियज लिखा हो खाली, या कैरियज इनवर्ड लिखा हो, फ्रेट लिखा हो खाली, या फ्रेट इनवर्ड लिखा हो, तो हर केस में क्या है, ये डायरेक्ट। वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो भी क्या है, डायरेक्ट। तो मतलब ये कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग में। अब वेजेस के बजाय वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो क्या आएगा, डायरेक्ट। सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो इनडायरेक्ट, कहाँ डाल देना, P&L। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, कार्टेज के साथ साथ ही तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, साफ साफ ही क्या लिखा हो, आउटवर्ड लिखा हो, कार्टेज कैरियज फ्रेट, तब तो क्या मानना है, इनडायरेक्ट और P&L में डालना है। खाली कार्टेज हो, या कार्टेज इनवर्ड, या कैरियज हो खाली, या फ्रेट हो खाली, तो क्या है, ट्रेडिंग। और इनवर्ड लिखा हो तो भी ट्रेडिंग। साफ साफ क्या लिखा हो, आउटवर्ड, तब कहाँ जाएगा, P&L में, और इनडायरेक्ट माना जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट, बेड, इसमें तो बहुत है, रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से किस पर आते हैं, क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम स्टडी मटेरियल का इलिस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज वगैरह दिया हुआ है, और आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल इजी सा है, लेकिन साथ में क्या करनी है, क्लोजिंग एंट्रीज। यहाँ पर बच्चे थोड़ा बहुत मार्क्स क्या है उड़वा लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में। परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के 2 में। कैरीज इनवर्ड कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के 2 में। वेजेस ट्रेडिंग के 2 में, ये ट्रेडिंग के बाय में। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, रिटर्न होके इन जो आ रहा है, तो ये क्या होता है, सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज रिटर्न। तो ये कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फ्रेट आउटवर्ड थोड़ी लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो ये सेल्स में से कम हो जाएगा, और ये परचेज में से कम हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ जाएगा, बाय में। अब आपको ऑडिट करनी है कर लेना, नहीं करनी ना से, मैं आपको सही से आंसर बताता रहूंगा, बार बार इसको ऊपर से टिक कराऊं कि ये देखो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का कहाँ रखा है यहाँ पर, फिर परचेज 672 की देखो कहाँ रखी है यहाँ पर। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सही से बोल रहा हूँ, और आप भी चेक करने के अपना टाइम खराब मत करना, फटाफट से जो बोल रहा हूँ वो मान लेना, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, परचेज में से क्या माइनस करना बच, सॉरी, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को पहले इनर कॉलम में लिखना, माइनस करके फिर आउटर में लिख देना। ऐसे ही सेल्स को पहले क्या लिखना, इनर कॉलम में, और सेल्स रिटर्न माइनस कर देना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो बच्चों कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आती है बात क्लोजिंग एंट्रीज की। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती है, जिनसे अकाउंट क्लोज होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का अकाउंट किस एंट्री से क्लोज होता है, ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। तो कुल मिला के यही क्या है, क्लोजिंग एंट्री है। ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू परचेज, ट्रेडिंग टू कैरीज इनवर्ड, ट्रेडिंग टू वेजेस। पक्का। और ये क्या होगी, सेल्स टू ट्रेडिंग और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो ये सारी की सारी क्लोजिंग एंट्रीज है। अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले रिटर्न इनवर्ड किस में से माइनस होगी, सेल्स में से। तो रिटर्न इनवर्ड को सेल्स में से माइनस करना है, तो सेल्स कम होगी, और टू क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। ये अकाउंट खुला कैसे है रिटर्न इनवर्ड का, जब हमें कस्टमर ने, हमने कस्टमर को सेल की तो डेटर टू सेल किया, उसने हमें वापस रिटर्न कर दिया, तो हमने एंट्री क्या करी, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। अब आज हमें क्लोज करना है, तो इस डेबिट को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। और डेबिट किसको करना पड़ेगा, सेल्स को। सिमिलरली परचेज को क्लोज, परचेज रिटर्न को पहले क्लोज करना है, तो परचेज रिटर्न को क्लोज करने के लिए क्या होगा, परचेज को कम करना है, और डेबिट किसको करना है, परचेज रिटर्न टू
परचेजेस। तो पहले ये दो क्लोजिंग एंट्री डालना, क्या डालना, सेल्स टू सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न टू परचेजेस, परचेज रिटर्न टू परचेजेस और सेल्स टू सेल्स रिटर्न, तो इन दो को मत भूल जाना। उसके बाद में अब परचेज का बैलेंस 672 था और परचेज रिटर्न 72 कम हो गई, तो अब कितना रह गया परचेज का बैलेंस 6 लैक्स। उसके बाद में क्या करना, ट्रेडिंग टू परचेज, कितने से 6 लैक्स। तो पहला काम क्या करना है आपको, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न वाली एंट्री डालनी है या पहले ट्रेडिंग टू परचेज ओपनिंग स्टॉक और डालनी है, पहले सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। और उसके बाद में जो सेल्स और परचेज रिटर्न कम हो जाएगी, जैसे सेल्स थी 11 लैक्स की और सेल्स रिटर्न कितने की है 1 लाख की, तो अब 10 लैक्स की रह गई है सेल्स, तो सेल्स टू ट्रेडिंग कितने से डालनी है एंट्री 10 लैक्स। सेल्स टू ट्रेडिंग किससे डालनी है 10 लैक्स। तो पहले तो एंट्री क्या डालनी है, जल्दी बताओ, रिटर्न्स वाली। रिटर्न्स वाली में परचेज कम करना है, परचेज डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज कम करना है तो क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, एक ही बात। सेल्स को कम करना है तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कम करने के लिए डेबिट करेंगे, और ये और उसके बाद में ये कम वाली जो सेल्स रहेगी नेट करने के बाद उससे क्या करना, सेल्स टू ट्रेडिंग, और नेट करने के बाद ट्रेडिंग टू परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अब लास्ट में क्या करना है, ट्रेडिंग का बैलेंस जीपी में डालना और जीपी टू पी इंडल। नेट एंट्री तो बचेगी ट्रेडिंग टू पी इंडल, लेकिन ट्रेडिंग टू जीपी करके मत छोड़ देना, ट्रेडिंग टू जीपी तो तुम्हें यहाँ से याद आ ही जाएगा। ट्रेडिंग टू जीपी के बाद क्या करना है, जीपी टू पी इंडल। तो फटाफट से बताओ क्लोजिंग एंट्रीज क्या करोगे, ट्रेडिंग से रिलेटेड क्लोजिंग एंट्रीज फटाफट से। रिटर्न्स वाली एंट्री सेल्स टू सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, परचेज रिटर्न क्लोज करने की परचेज रिटर्न टू परचेजेस। फिर ट्रेडिंग के टू साइड में जितने भी आइटम आ रही है वो याद कर देना, ट्रेडिंग टू ये ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, परचेज कौन सी नेट वाली, टू कैरीज इनवर्ड टू वेजेस टू जीपी, और सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। फिर लास्ट में जब ट्रेडिंग टू जीपी करिए उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या डाल देना, जीपी टू पी। पक्का। अब आओ रजिस्ट्रेशन 3 पे, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड जीपी ये दिए हुए हैं वर एज फॉलोस। जीपी कितने का है 4,20,000। तो अब पूछा गया आपसे लास्ट में इसने पी एंडल और क्लोजिंग एंट्रीज, तो अब मानते रहना जीपी पी एंडल के कहाँ पर आ जाएगा, बाय साइड में। सैलरी ट्रेडिंग पी एंडल के 2 में, डिस्काउंट क्रेडिट पी एंडल के बाय में, क्रेडिट मतलब हमें मिला है, डिस्काउंट डेबिट पी एंडल के 2 में, बेड डेट्स पी एंडल के 2 में। जब प्रोविजन फॉर डेट बनाते हैं तब बेड डेट्स को पी एंडल में नहीं डालते, प्रोविजन से चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रोविजन की बात ही नहीं कर रखी, तो बेड डेट सीधा पी एंडल के 2 में, पी एंडल 2 पी एंडल 2 पी एंडल 2। ऑडिट फीस भी पी एंडल के 2 में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पी एंडल के 2 में, ये सब कहाँ पर जाएंगे पी एंडल के 2 में। इंटरेस्ट पेड टू, ये भी सब कहाँ जाएगा पी एंडल के 2 में, सारे के सारे क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्लोजिंग एंट्रीज क्या करनी है आपको, पी एंडल के 2 में जितने भी आइटम आई है एंट्री क्या बनेगी, पी एंडल टू ऑल आइटम्स, ठीक है। क्रेडिट वाली आइटम्स को डिस्काउंट रिसीव टू पी एंडल। अब जीपी टू पी एंडल ये कौन सी एंट्री थी, ये वाली। ध्यान रखने वाली बात क्या, आप एक तो जीपी टू पी एंडल करोगे, ये पहले सबसे पहले होनी चाहिए जीपी टू पी एंडल, और लास्ट में पी एंडल का बैलेंस कहाँ गया एनपी में, फिर एनपी का बैलेंस कहाँ गया कैपिटल। तो पी एंडल का अगर क्लोजिंग एंट्रीज आए पी एंडल से रिलेटेड तो ये तो सब कर ही दोगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो क्या कर दोगे पी एंडल टू डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, सॉरी पी एंडल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पी एंडल टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और डिस्काउंट क्रेडिट वाला है तो ये क्या है इनडायरेक्ट इनकम टू पी एंडल। अब एक्स्ट्रा क्या है, क्या याद रखना है, जीपी टू पी एंडल, फिर पी एंडल का बैलेंस पी एंडल टू एनपी, और एक एंट्री और डालनी है एनपी टू कैपिटल। अब एक इलिस्ट्रेशन 6 किसका है, केवल बैलेंस शीट का। तो स्टार्टिंग के 2-3 इलिस्ट्रेशन छोटे छोटे हैं, एक खाली ट्रेडिंग का, एक पी एंडल का, एक बैलेंस शीट का, उसके बाद में हम करना स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस शीट बनानी है तो कुछ बच्चे बैलेंस शीट में भी क्या लिख देते हैं 2 बाय, तो यहाँ पर कोई 2 बाय नहीं लिखना, बैलेंस शीट एज एट। डेबिट बैलेंस या तो क्या होता है एक्सपेंस या असेट, और क्रेडिट बैलेंस या क्या होता है इनकम और लाइबिलिटी। इसमें सारी चीजें किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट से। तो कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आ जाएगी, लैंड बिल्डिंग असेट्स में आ जाएगी 14% टर्म लोन, क्रेडिट में दिया हुआ है, लाइबिलिटीज में लोन फ्रॉम लिखा हुआ है तो लिया हुआ है तो भी लाइबिलिटीज, और खाली लोन लिखा हो मान लो, दिखाई ना हो खाली लोन ही लिखा हो, लेकिन कहाँ लिखा हुआ हो क्रेडिट साइड में है, इससे से हमें क्या पता लग जाएगा लाइबिलिटी है। तो खाली लोन लिखा हो क्रेडिट साइड में लिखा है मतलब क्या है लाइबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, कैश इन हैंड एसेट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड एसेट, फर्नीचर एसेट्स, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को हमने क्या दे रखा है एडवांस,
मतलब तुम हमें गुड्स भेज देना, हमने तुमको पहले ही रुपए दे रखे हैं। तो जब तक जनरली सप्लायर क्या होते हैं, लाइबिलिटी, क्योंकि हम उनसे गुड्स खरीदते हैं, लेकिन यहाँ हमने उनको एडवांस दे रखा है, उनसे रुपए रुपए तो नहीं लेने, लेकिन उनसे गुड्स लेने। तो ये 1 लाख कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। तो सप्लायर देख के कंफ्यूजन में मत आ जाना, ये कहाँ आएगा, असेट साइड में। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या हो जाएगी, लेस। हाँ बच्चों, इलिस्ट्रेशन 8th कर रहे हैं हम। ये किसका है, ओपनिंग एंट्री का। ये किस चीज का, ओपनिंग एंट्री का। आप यहाँ मत समझना बीच वाले छोड़ दिए हैं, सारे क्वेश्चन कराएंगे A to Z लास्ट तक, आप बस वीडियो में बने रहना। इलिस्ट्रेशन 8th, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जितनी भी पिछले साल हमने बुक्स क्लोज कर दी, अब हम नई बुक्स लगाते हैं तो उनमें कोई भी बैलेंस नहीं होते। पिछले साल जो खुले हुए थे वो तो हमने बंद कर दिया। जैसे आपने 11th के बाद 12th में नई कॉपी लगाई, तो नई कॉपी में कोई बैलेंस है नहीं, तो इन बैलेंसेस को पिछले साल की अकाउंट्स तो हमने क्या कर दिया, वहीं छोड़ दिया। तो नई बुक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको असेट्स को डेबिट और इन लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो ऑल असेट डेबिट टू महेंद्र एंड कंपनी टू कैपिटल, ये दोनों क्या है, लाइबिलिटीज। इसके ऊपर क्या लगा लो, स्टार। ठीक है, किसका नाम है, ठीक है, टू महेंद्र एंड कंपनी और टू कैपिटल, ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज में। बोलो, तो ऑल एसेट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल। अब कई बार वो क्या पूछ लेते हैं, अकाउंट बना के दिखाओ। तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी, जितनी भी एसेट है उनमें ऐसे नहीं लिखोगे टू महेंद्र एंड कंपनी या कुछ, टू बैलेंस बीडी। बैंक में भी क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। सिमिलरली लाइबिलिटीज में क्या लिखोगे, महेंद्र एंड सन्स में बाय बैलेंस बीडी। तो अगर अकाउंट पूछे इस एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी, सभी डेबिट बैलेंस में टू बैलेंस बीडी और सभी क्रेडिट बैलेंस में टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। अब इस क्वेश्चन में भी 11th में भी क्या पूछा हुआ है, ओपनिंग एंट्री। इसमें बस क्या ध्यान रखना, ट्रेड रिसीवेबल लेस प्रोविजन लिखा हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल किससे डेबिट करना, फुल अमाउंट से। ट्रेड रिसीवेबल किससे डेबिट करना, फुल अमाउंट से। और प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्या करना है, टू प्रोविजन। बाकी सब क्या है, उसके जैसा ही। हाँ बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 16 आपके स्टडी मटेरियल में TY के क्वेश्चन है। सेनगुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स। मैं की वर्ड्स को क्या करता जाता हूँ, हाईलाइट्स। इसमें कितने वर्कर्स है, 8। ठीक है, उनको 30,000 सैलरी दी गई थी 31 मार्च 1 वाले ईयर में। एट द स्टार्ट ऑफ 1-2, इस साल में इनकी सैलरी कितनी बढ़ा दी गई, 10% और कितनी कर दी गई, 33,000 पर मंथ। ऑन 1 अक्टूबर 2021 द कंपनी हायर्ड 2 ट्रेनीज, 2 ट्रेनीज और रख लिए जिनकी सैलरी कितनी है, 21,000 पर मंथ। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, 1 मंथ इन एरियर। इनको सैलरी कब देते हैं, 1 महीने की बाकी रख के 1 महीने के पहले दिन, महीने के पहले दिन। सो दैट एम्प्लॉयज रिसीव देयर सैलरी फॉर जैन फॉर द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, ताकि जैन की सैलरी हम कब दे दें, 1 फेब को। फेब की सैलरी कब दे देते हैं, 1 मार्च को। ऐसे ही होता है ना, जैन की सैलरी कोई 1 जैन को थोड़ी देगी, भाग ही जाएगा। अगर कंपनी 1 जनवरी को सैलरी दे दे, महीना बाकी है, तो फिर तो भाग ही जाएगा। तो जैन का तक वो काम करता है, और 1 फेब को हम उसको क्या दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं। ठीक। You are required to calculate the amount of salaries that would be charged to P&L account और अमाउंट एक्चुअली पेड और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब बच्चों P&L में कितना जाता है, जो करंट ईयर का है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इस बार का, या रिलेटेड टू करंट ईयर। और एक्चुअली पेड क्या होता है, जो कैश में गया। एक्चुअली पेड का मतलब जो कैश में गया, और आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बाकी है। कहाँ तक पढ़ा था मैंने। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब जो सैलरी बाकी रह गई। अब मुझे ये बताओ कि सैलरी कैसे पे करते हैं हम। जैसे ये मार्च है, लास्ट ईयर का मार्च है, इसकी सैलरी हमने कब पे करी, 1 अप्रैल को। अप्रैल वाली सैलरी हमने कब पे करी, 1 मई को। मई वाली 1 जून को। तो सिमिलरली ये मार्च वाली सैलरी कब पे होगी, नेक्स्ट ईयर में। लास्ट ईयर की सैलरी कितनी थी, 30,000, लेकिन इस बार हमने फर्स्ट डे पर कितनी बढ़ा दी थी, 10%, तो कितनी कर दी थी, 30। अब P&L का मतलब क्या है, इस बार का एक्सपेंस वेदर और नॉट एक्चुअली पेड। तो इस बार का एक्सपेंस कितना है, अप्रैल की सैलरी है कितनी, 33,000। अप्रैल की सैलरी, अप्रैल से हमने सैलरी बढ़ा के कितनी कर दी, 33,000। तो 8 वर्कर्स की कितनी सैलरी होगी, 33,000 इंटू 8 इंटू 12। तो इस बार का कितना है इनका, 33,000 इंटू 8 इंटू 12, यही अमाउंट आएगी। ठीक है। और उसके बाद में हम, सर ये तो पे ही नहीं की मार्च वाली, तो
ये तो अगले साल पे होगी। अरे नालायक, मुझे मतलब भी नहीं है पे करने से। पीएनएल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू करंट ईयर। तो ये अप्रैल इस साल का है या नहीं? इसी साल का है, तो 33 लिया जाएगा। ये मार्च इस साल का है या नहीं? इस साल का तो है ना। भले ही मैं कह रहा हूँ 1 रुपए की भी सैलरी पे ना करो, अगर इन महीनों की सैलरी 33,000 है तो ये सारा कहाँ आएगा? पीएनएल में। तो 33,000 इंटू 8 इंटू 12 प्लस क्या आएगा? बोलो। दो ट्रेनी रखे हमने, दो ट्रेनी 21,000 इंटू 2 इंटू 6, क्योंकि ये मैंने 110 को रखे हैं। 110 से 31 मार्च तक कितने हैं? सर इसकी मार्च की नहीं दी, भले ही ना दी हो, मुझे इस बार की चाहिए। तो 21,000 इंटू 2 इंटू 6 मंथ्स, तो ये अमाउंट आ जाएगी पी इंडल वाली। अब दूसरी क्या है? पेड वाली। तो ये मार्च वाली सैलरी क्या नहीं हुई पे, क्योंकि ये कब पे होगी? नेक्स्ट अप्रैल में। तो ये मार्च वाली तो अगले साल जाएगी, लेकिन ये मार्च वाली कब आएगी? इस साल। तो पे कितनी हुई है? 33,000 सारी पे होगी? नहीं, मार्च वाली नहीं हुई। 11 महीनों का तो 33,000 दिया है। अप्रैल वाला मई में हो गया, मई वाला जून में हो गया, ऐसे करके कहाँ तक का हो गया? फेब वाला मार्च में हो गया। बस ये मार्च वाला 33,000 नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो 33,000 कितने टाइम का पे किया है? 11। बट पिछले साल का 30 भी तो यहाँ पे किया है। तो करंट ईयर में पे कितना किया है? पे का मतलब जो पे हुआ है, तो ये वाला तो यहाँ पे हुआ है ना, तो पेमेंट कितनी हुई है? ये कौन सी सैलरी है? लास्ट मार्च वाली। तो 33,000 इंटू 8, ये लास्ट मार्च वाली है। लास्ट वाले पीरियड में जो मार्च था उसका। ठीक है, 8 को अंडरलाइन कर लिया करो जहां मिले। उसके बाद इस साल की कितनी है? 33,000 इंटू 11 इंटू 8, फिर से 8 आ गया। 33,000 इंटू 11 इंटू 8, पक्का। उसके बाद ट्रेनी है, उनके 21,000 5 महीनों की पे की है। क्यों? ये ट्रेनी का भी तो मार्च का अगली बार देंगे। तो सर पिछली साल का ट्रेनिंग का इस बार आएगा। नालायक, ट्रेनी थे ही नहीं पिछली बार, ट्रेनी तो लगाए इस बार है। तो 21,000 इंटू 5 इन ट्रेनीज को पे किए। और पे क्या क्या किया है? 30,000 8 लोगों का पिछले मार्च का इस बार पे किया है। प्लस 33,000 इंटू 8 इंटू 11 पे किया है, क्योंकि इस मार्च वाला कहाँ चला जाएगा? आगे। और प्लस 21,000 इंटू 2 बनता 6 महीनों का है, लेकिन मार्च वाला अभी पे नहीं किया, तो 21,000 इंटू 2 इंटू 5 पे किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो लास्ट महीने का बाकी है। तो 8 पर्सन का 33,000 फॉर 1 मंथ, मार्च वाला बाकी है 8, 33,000 इंटू 1 महीना, और 2 ट्रेनीज का 21,000 1 महीने का बाकी है। तो ये क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग से। पक्का। इलिस्ट्रेशन 18 क्या है? मिस्टर कोतरीवाल इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। ये क्या करता है? मैगजीन्स बेच रहा है। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस। तो भले ही एडवांस में दे दे, लेकिन क्या है? मेरी इस बार की वो इनकम नहीं होगी। मेरे को इनकम का मतलब इस बार का। अब कोई मुझे अगली बार का इस बार दे दे तो मैं उसको इनकम नहीं मानूंगा। इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, और आपको क्या क्या बताना है? इनकम और मनी रिसीव्ड दोनों चीजें बतानी है। 1/4 को एडवांस का बैलेंस कितना था उसका? 2 लाख। तो शुरू में ही बच्चों मेरे को कितने रुपए का एडवांस आया हुआ था? 2 लाख का। ठीक। जिसमें से 150 किसका है? 21-22 का, जिस साल की इनकम मेरी पूछी हुई है। तो इस 2 लाख में से 150 इस बार के हैं, तो बचे हुए 50 कब के हैं? और आगे के। इतना इतना एडवांस बताओ। 2 लाख रुपए मुझे मिल गए कब? फाउंडेशन में। जिसमें से 1.5 लाख इंटर के हैं और 50,000 फाइनल के। विच रिमेन्स बट विच वाइल रिमेनिंग परटेन्स टू 22-23, मतलब ये अगले साल के। टोटल कितने मिले थे? 2 लाख, जिसमें से 1.5 लाख इस बार के हैं और 50,000 नेक्स्ट ईयर के। हमें पूछा है इस साल की इनकम 22-23 की। ड्यूरिंग 21-22 की पूछा है। ईयर कौन सा है बच्चे मेरा? 21 से लेकर 22। और इस साल की इनकम पूछ रहा है। इस साल के शुरू में मुझे कितना एडवांस आया हुआ है? 2 लाख, जिसमें से 150 तो इस साल का है और 50 इस साल आगे का है 22-23 का। कैश सेल्स कितने की हुई? 5 लाख। अब आपसे पूछ रहे हैं इनकम। तो इनकम कैसे आएगी? ये जो 5 लाख की कैश सेल्स हुई वो तो इसी बार की है। सेल्स का मतलब ही क्या होता है? इस बार का। तो 5 लाख की मैगजीन तो मेरी इस बार की ही है, और इस बार मिल भी गए। अब ये 2 लाख रुपए के रुपए मुझे लास्ट ईयर ही आ गए, यहाँ पर आ गए थे, पहले ही आ गए थे। लेकिन उसमें से 1.5 लाख इस बार के हैं। ये मान लो तुम्हारा फाउंडेशन का बैच है।
फाउंडेशन के अंदर ही फाउंडेशन की फीस कितनी आई, 5 लाख। तो ये तो फाउंडेशन की इनकम है ही है। अब 12th में ही मुझे कितने रुपए आ गए थे, 2 लाख। ये फाउंडेशन का है, ठीक है। एक बार 12th में ही आपने मुझे कितने रुपए दे दिए थे, 2 लाख, जिसमें से 1.5 लाख फाउंडेशन के थे और 50,000 इंटर के थे। तो मुझे कितनी इनकम फाउंडेशन में और जोड़नी पड़ेगी, 1.5 लाख। तो मेरी इनकम कितनी आएगी, 6.5 लैक्स। 5 लाख फाउंडेशन के फाउंडेशन में आए, जिसको ये क्या बोला है, कैश सेल्स। और ये 2 लाख जो शुरू में ही आ रखे थे, मतलब ये आ कब रखे थे, 12th में, जिसमें से 150 करंट ईयर के हैं, मतलब फाउंडेशन के। तो ये फाउंडेशन वाले तो फाउंडेशन में जोड़ दिए, और ये अगले साल के। तो इस बार की इनकम कितनी है, इस इनकम का मतलब इस बार का, तो 5 लाख तो मिले, 1.5 लाख जो नहीं मिले लेकिन पहले से आ रखे थे, है इस बार के, तो 6.5। टोटल मनी रिसीव्ड और बताओ, तो मनी रिसीव्ड कितना है, ये 5 लाख इस बार मिले, यस मिले, पक्का पक्का मिला। ये 1.5 लाख इस बार मिले क्या, नहीं। ये जो एडवांस आ रखा है ये इस बार कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से मनी रिसीव्ड 5 लाख ही होता, लेकिन इसने आगे क्या बोल दिया, इफ द क्लोजिंग बैलेंस इज इन एडवांस इज 170। अब एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस 170 कैसे हो गया बच्चे, मिले कितने इस बार, ये 5। ये 1.5 लाख मिले ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही आ रखे थे यहाँ पर ही। तो 2 लाख का जब ये एडवांस आ रखा था, तो 1.5 लाख तो एडजस्ट हो गया। तो क्लोजिंग एडवांस का बैलेंस होना कितना चाहिए था, 50,000। क्लोजिंग एडवांस का बैलेंस कितना होना चाहिए था, 50, क्योंकि मुझे कितने रुपए मिले, एडवांस कितने का मिला, 2 लाख का पहले से मिला हुआ था, जिसमें से 50 एडजस्ट हो गया। तो क्लोजिंग 50 होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं नहीं नहीं, क्लोजिंग तो 170 है। तो इसका मतलब एडवांस और मिल गया 120। तो वो इस बार मिले तो है ही ना, इनकम नहीं है इस बार की, लेकिन मिले तो है। तो इस बार मिला हुआ कितना आएगा, 6.2। 5 मिनट में फटाफट से सुनना है इसको। क्वेश्चन में दे रखा है कैश सेल्स कितने की, ये मिले भी इस बार और इनकम भी इस बार की है। ओपनिंग एडवांस कितने गए, एच भूल गया यार, हरीश सॉरी। ओपनिंग एडवांस कितने गए, 2 लैक्स। ओपनिंग एडवांस कितने गए, 2 लैक्स, जिसमें से 150 कब का है, इस साल का, और 50 किसका है, इसका इंटरप्रिटेशन कब है, क्या है इसका, मिले लास्ट ईयर या उससे भी पहले, रिलेटेड 1.5 लाख तो यहाँ से है और बाकी आगे से। तो करंट ईयर की रिलेटेड इनकम कितनी है, 5 + 150, 1.5 लाख। अब रिसीव की बात करो तो ये 5 तो मिले हैं, ये तो पहले ही मिले हुए हैं। तो मेरे को तो लग रहा था कि टोटल रिसीव्ड कितना है, 5 लाख, लेकिन क्लोजिंग एडवांस 150,000 ही होता तब होता। अब क्लोजिंग एडवांस कितना हो गया, तो एडवांस 170 कैसे हो गया, 50 ही रहना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का गैप कितना आता है, 120। वो भी इस बार मिला है, लेकिन इस बार की इनकम नहीं है। तो इनकम में तो नहीं लूंगा, लेकिन रिसीट पूछेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेना। 2 लाख का एडवांस था, लास्ट में कितना बचना चाहिए था, 50। ये कह रहा है 170 है, इसका मतलब क्या है, 120 एडवांस फर्दर रिसीव हुआ है। तो 5 लाख तो ये रिसीव हुए और 120 का एडवांस ये रिसीव। तो टोटल रिसीट कितनी आएगी, 6,20,000, पक्का। और टोटल इनकम कितनी आएगी, 6,50,000। अब पूछा तो नहीं है, लेकिन तुम बना देना, क्योंकि इसने एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट बनाया हुआ है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस आ गया तो वो मेरी क्या है, लाइबिलिटी। कितने की है वो, स्टार्टिंग में 2 लाख की। उस 2 लाख में से कितने को इस बार इनकम मान लिया गया, 50,000। तो वो एडवांस अब एडवांस नहीं रहा। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, बाय बैलेंस बीडी से। बाय से क्यों, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, 2 लाख, ठीक। अब इसमें से 150 इस बार एडजस्ट हो गया, तो क्लोजिंग, ये 150 एडजस्ट हो गया, तो क्लोजिंग कितना बचना चाहिए था, 50। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितना बच रहा है, 170। इसका मतलब कितना इस बार और मिला है, 1,20,000। तो इधर क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, इधर क्या लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। ये आपको खुद सोचना है कि जितना इस बार इनकम में शिफ्ट हो गया, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, बैंक। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 19। बिरला इज अ प्रोपराइटर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब पार्ट, ट्रेडिंग ऑफ P&L इज एज फॉलोज। सीओजीएस दे रखी है, सीओजीएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक इसमें जुड़ गया। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी के अंदर ही ओपनिंग स्टॉक जुड़ा हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रखा है, तो अलग से नहीं लिखने की जरूरत। सीओजीएस का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक इसमें एडिड है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से रिड्यूस्ड है, तो इसलिए ना इसने ओपनिंग लिखा ना क्लोजिंग। सेल्स, अब कुछ मिसिंग फिगर है, ये हमें ढूंढने हैं, जीपी, मिसलेनियस इनकम वगैरह वगैरह।
कमीशन कितना है 10% ऑन 10% है कमीशन की रेट, किस पर है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। सेलिंग एक्सपेंस 1% ऑफ टोटल सेल्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। अब बताओ कमीशन कितना था? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन का 10% कमीशन है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का 10% कितना आ रहा है? 2 लाख। क्वेश्चन ने दे रखा है 2 लाख, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने आ जाएंगे? इसको इधर उधर करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 लाख। तो इस अब ये कौन से प्रॉफिट लिखने हैं इधर? आफ्टर कमीशन। हमें पता क्या लगा है? बिफोर कमीशन 20 लाख है, कमीशन 2 लाख का है, तो आफ्टर कमीशन वाले कितने हैं? 18 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% कितना है? 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 10% 2 लाख है, तो बिफोर कमीशन प्रॉफिट कितने हैं? 20 लाख। और ये फिर कितने रह जाएंगे? 18 लाख। बिफोर कमीशन 20 है, 2 लाख का क्या है? कमीशन। तो ये कितने हैं? 18 लैक्स। तो पहले क्या ढूंढेंगे? 20 लैक्स। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? 18 लैक्स। ये 60 लैक्स इधर का टोटल है, तो इधर का टोटल भी क्या होगा? बराबर। इधर का टोटल 60 है, तो इधर का भी बराबर होगा। अब डेबिट साइड में देखो, पी एंड एल के डेबिट साइड में ये एफ एफ तो क्या है? ट्रेडिंग का टोटल, जो बराबर है। अब पी एंड एल के डेबिट साइड में सब पता लग गया सिवाय बी के, तो 60 लाख में से क्या माइनस करते चलो? 60 लैक्स माइनस 18 लैक्स माइनस 2 लैक्स माइनस 13 लैक्स माइनस 26 लैक्स। तो इससे बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी आएगी? 1 लाख। इससे बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1 लाख। कैसे आई? डेबिट साइड का सब चीजें पता है, टोटल 60 लाख है, सब चीजें पता है सिवाय बी के, तो बी कितना आ गया? 1 लाख। अब सेलिंग एक्सपेंस जो बी था वो कितना है? 1% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स का 1% क्या है? 1 लाख। तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी? 1 लाख इंटू 100/1 कितनी आ जाएगी? 1 CR। तो जैसे ये टोटल सेल पता लग जाएगी इससे, तो क्या पता लग जाएगा? 1 CR माइनस 45, तो जीपी कितना आ जाएगा? और इन दोनों का टोटल तो 1 CR ही रहेगा, एफ तो 1 CR ही आएगा। 55 को कहाँ लिख दूंगा मैं? यहाँ पर। तो ई कितना आ जाएगा? 55 लैक्स, सॉरी 55 लैक्स इधर आ जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा? 5 लैक्स। 60 माइनस 55, 5 लैक्स। पक्का? और ये वर्किंग ऐसे की ऐसे बना देना, एक बार गो थ्रू कर लेना इसको। हाँ जी बच्चों, अब हम कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं? इलिस्ट्रेशन 12, ये आपके स्टडी मटेरियल में सुनना। अब देखो ये कैश इन हैंड है, इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं है, बैलेंस शीट में कहा आएगा असेट साइड में। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा? काम की बात है। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसको क्या बताना है? सबको ही पता है एसेट साइड में आएगा, लेकिन जो मेन मेन एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको सारे बता दूंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है? और इनको सीधा बोल के बता दूंगा, ये एसेट साइड में आएगा, ये एसेट बताऊंगा इनको भी, लेकिन इनको अब चेक नहीं कराऊंगा आंसर में। ठीक है? फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ balances on this date extracted from the books of Gavaskar, who carries on business under the same name and style of Messrs Gavaskar Vishwanathan Company। किस नाम से काम चला रहे? नेम एंड स्टाइल मतलब, जैसे ये क्या हो गया? प्रशांत महेश्वरी, ये क्या हो गया? समर्थ। तो नेम एंड स्टाइल किसको बोलते हैं? जिस नाम से हम चलाते हैं, एट मुंबई। अब बहुत बड़ा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद में बहुत सारे क्या दिए हुए हैं? एडजस्टमेंट। तो पहले सबसे पहला काम क्या है? ट्रायल बैलेंस को पढ़ो ना पढ़ो, पहले किसको पढ़ना? एडजस्टमेंट को, कि इन इन चीजों को क्या करना है? दिमाग में रखना है जब ऊपर वाली आइटम को भरेंगे। तो बिल्डिंग पर डेप्थ दिया हुआ है कितना? 5%। फर्नीचर फिक्सचर पर 10%, और कुछ रेक्टिफिकेशंस भी है, तो इसको देख लेंगे क्या करना है। ऑफिस इक्विपमेंट पर कितना है? 15%, और फिर कुछ रेक्टिफिकेशन है। क्लोजिंग स्टॉक 2 मंथ्स रेंट, तो ध्यान रखना माइंड में, रेंट पर एडजस्टमेंट है। एसेट्स पर डैप है। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कुछ एडजस्टमेंट है 12% पर एनम में, और लोन इतनी तारीख को लिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाना है 5%। इंश्योरेंस प्रीमियम में 40,000 क्या है? प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ओनर का, पर्सनल क्या है? इंश्योरेंस है। और बचा हुआ किस पीरियड का है? 1/4 से लेकर 30th/6 को। तो इन एडजस्टमेंट को एक दो बार फिर से पढ़ लो ताकि हमें याद रहे। रेंट को एडजस्ट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम को एडजस्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन को एडजस्ट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, डेप्रिसिएशन है। अब इसकी जब जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं भी आपको बताता हूँ। अब लाइन से बताते रहो। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा? एसेट साइड में। डेबिट साइड की आइटम क्या होती है? या तो एक्सपेंस और या एसेट। क्रेडिट साइड की आइटम क्या होती है? या इनकम या लाइबिलिटी। तो अब ये कैश इन हैंड नीचे ले जाके टिक नहीं कराऊंगा कि तुम्हें बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड में आ रहे हैं। और आप भी मेरी बात का भरोसा कर लो, इतना सफिशिएंट है कि कहाँ आएगा? एसेट साइड।
कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट साइड में। डेटर के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट आएगा एसेट साइड में, लेकिन एक बार इनर कॉलम में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रोविजन क्या करना है, माइनस। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कभी भी एसेट साइड में नहीं आता, ये सिर्फ कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग के 2 में। तो इसको कुछ बच्चे एसेट बोल देते हैं, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के 2 में। फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का है, 2,14,000, इसको समझना है हमें। वन स्टील टेबल, फर्नीचर फिक्सचर्स पर डैब कितना लगाना है, 10%। एक स्टील टेबल खरीदी ड्यूरिंग द ईयर और बेच भी दी सेम प्राइस पे, तो इसी साल खरीद के इसी साल बेच दी, बट सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल प्रोसीड्स को कहाँ क्रेडिट कर दिया, तो परचेज की एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है। एंट्री क्या करनी थी, कैश टू फर्नीचर करनी थी हमें। स्टील टेबल बेची है तो हमें करना क्या था, कैश टू फर्नीचर, और हमने गलती से उसको कहाँ क्रेडिट कर दिया, कैश टू सेल्स। तो सही करने के लिए क्या करूं, सेल्स को तो कम करना पड़ेगा और फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। मैंने बेचा था फर्नीचर, मैंने क्या सेल किया बच्चों, फर्नीचर, और गलती से क्या मान लिया, गुड्स की सेल। तो मेरी गुड्स की सेल तो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। गुड्स की सेल क्यों ज्यादा आ रही है, क्योंकि फर्नीचर की सेल्स किस में जुड़ी हुई है, गुड्स की सेल में। और फर्नीचर बिक चुका है, लेकिन फिर भी काटा ही नहीं था, क्योंकि हमने तो उसको गुड्स की सेल मान ली थी। तो फर्नीचर क्या आ रहा है, ज्यादा। तो पहले फर्नीचर में से कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, बिकॉज एक स्टील टेबल मैंने सेल कर दी थी, लेकिन उसकी सेल की एंट्री मैंने फर्नीचर सेल ना मान के गुड्स की सेल मान ली। तो पहले पहले मुझे बता दो फर्नीचर पर क्या इंपैक्ट है। मैं फर्नीचर बेच चुका था, लेकिन एंट्री मैंने क्या डाली, गुड्स सेल की, तो फर्नीचर तो कम हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, कम। और गुड्स सेल बढ़ा हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो गुड्स की जब सेल आएगी तो याद रखना कि गुड्स की सेल बढ़ी हुई है तो उसको माइनस करना है। तो गुड्स की सेल में जब आपके एडजस्टमेंट आए उसी समय क्या कर देना, माइनस। तो गुड्स की सेल में से 14,000 क्या कर दिया, माइनस। और फर्नीचर में से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। फर्नीचर में से क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्वेश्चन में फर्नीचर दिया हुआ है 214, और स्टार्ट ये कहां से कर रहा है, 2 लाख से, मतलब 14,000 क्या कर दिया इसने, माइनस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो फर्नीचर कितने का दिया हुआ है, 214 का। फर्नीचर में से क्यों माइनस करना है, पहले ये बताओ। क्योंकि हमने गुड्स फर्नीचर बेच दिया है, लेकिन गुड्स की सेल मानी हुई है, फर्नीचर की सेल मानी नहीं हुई, तो फर्नीचर में से कम करना है। और गुड्स की सेल में से क्यों कम करना है, क्योंकि गुड्स की सेल अननेसेसरी बढ़ी हुई है, फर्नीचर गुड्स तो सेल किया ही नहीं था। पक्का। अब उसके बाद क्या लगाना, 10% डेप। तो 2 लाख, क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे इसका, 214 में से पहले तो क्या माइनस कर देना, 14,000। फिर 2 लाख का 10% क्या लगाओगे, डेप। कहा गया डेप, नोट नंबर 2 में लिखा हुआ है। फर्नीचर का डेप कितना है, 2 लाख का 10%, 20,000। और फटाफट से कहाँ का क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, और ये बैलेंस शीट में से भी कम होगा डेप, जल्दी से बताओ। सबसे पहले इस लाइन का एडजस्टमेंट बताओ, इस लाइन का। सेल्स में से कम, फर्नीचर में से कम, सेल्स में से कम, फर्नीचर में से कम, सेल्स में से कम, फर्नीचर में से कम। डेप पी एंडल के 2 में, और बैलेंस शीट में असेट में से माइनस। तो फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना आएगा, 214 माइनस 14 माइनस डेप कितना आ गया, 20,000। तो डेप कहाँ पर आएगा, एडजस्टमेंट में आ रहा है, तो पी एंडल में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी कम होगा। तो बैलेंस शीट में एसेट कैसे कम होगी, 14,000 तो सेल की वजह से, और 20,000 डेप। और ये 14,000 कहाँ से कम होगा, सेल्स में से। ये कहाँ से पर आएगा, पी एंडल के 2 में। पक्का। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट था 15%। ऑफिस इक्विपमेंट पर डेप कितना लगाना है, 15%। अब हमने एक टाइपराइटर खरीदा, कितने का, 40,000 का, जो रॉन्गली डेबिट कर दिया कहाँ पर, परचेज में। तो टाइपराइटर की ऑफिस इक्विपमेंट है, तो एंट्री करनी थी ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक, कर क्या दी, परचेजेस टू बैंक। तो अब क्या करूं, परचेज फालतू में बढ़ा रखी है तो माइनस कर दो, और ऑफिस इक्विपमेंट को बढ़ा दो। टाइपराइटर की परचेज, जल्दी से बताओ, टाइपराइटर की परचेज कहाँ डेबिट होनी चाहिए थी, टाइपराइटर में। जो हमने गुड्स की परचेज मान ली, तो गुड्स की परचेज फालतू में बढ़ी हुई है, गुड्स की परचेज फालतू में क्या हुई है, बढ़ी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये माइनस किया हुआ है, ठीक है। गुड्स की परचेज फालतू में बढ़ी हुई है तो उसको क्या कर दिया, माइनस। और टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो रखा है, कम, क्योंकि टाइपराइटर खरीदा था और उसको क्या नहीं माना, टाइपराइटर माना ही नहीं, गुड्स की परचेज मान लिया। तो 160 में क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका एडजस्टमेंट बता दो मुझे, क्या करना पड़ेगा, इतने इतने का।
परचेज में से माइनस टाइपराइटर में ऐड, परचेज में से माइनस टाइपराइटर या ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड, परचेज में से माइनस ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड। क्यों ऐड करना ऑफिस इक्विपमेंट में? क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था और माना क्या हुआ है गुड्स की परचेज, तो ऑफिस इक्विपमेंट तो बढ़ा ही नहीं, तो उसमें ऐड करना है। और गुड्स की परचेज अननेसेसरीली बढ़ी हुई है तो उसको कम करना है। अब उसके ऊपर क्या लगाना है? डेप। अब ऑफिस इक्विपमेंट देखो कितने का है, 160 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 2 लैक्स। और 2 लैक्स पर कितना डेप लगा देना? 15%। तो डेप का एडजस्टमेंट वही होगा, P&L में डेबिट में आ जाएगा और एसेट में से कम हो जाएगा। तो फटाफट से बताओ टाइपराइटर कितने का आएगा बैलेंस शीट में? पहले ऑफिस इक्विपमेंट सॉरी 160 प्लस 40 माइनस 2 लाख का डेप आएगा 30,000, वो माइनस हो जाएगा। 15% है ना, मोटर कार पर डेप लगाना है। तो डेप के एडजस्टमेंट तीनों में क्या करना है? P&L में डेबिट और बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस। पक्का? अब कुछ बच्चे सीधा यहाँ से पढ़ने लग जाते हैं, यहाँ से थोड़ी पढ़ना है। हम तो यहाँ पर फर्नीचर था, फिर ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, फिर बिल्डिंग आ गया, फिर मोटर कार आ गया। ये सब चीजें कहाँ आएगी? एसेट साइड में, इनमें से डेप माइनस हो जाएंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, लोन फ्रॉम विश्वनाथ लाइबिलिटीज में आ जाएगा। फ्रॉम विश्वनाथ मतलब लिया हुआ है, नहीं तो क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उससे भी क्या पता लग रहा है? लाइबिलिटीज। प्रोविजन को हम लास्ट में देख लेंगे। परचेज ट्रेडिंग के 2 में आएगी, परचेज रिटर्न उसमें से माइनस हो जाएगी। और परचेज में वो कौन सा एडजस्टमेंट भी करना है? टाइपराइटर वाला, वो मैंने आप ट्रेडिंग के 2 में, ट्रेडिंग के 2 में से माइनस, ट्रेडिंग के वाई में, ट्रेडिंग के वाई में से माइनस। सैलरीज P&L के 2 में। रेंट फॉर गोडाउन एडजस्टमेंट था इसके ऊपर 55,000 का एडजस्टमेंट क्या था? 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है, तो 2 का आउटस्टैंडिंग है तो ये 55,000 क्या है? 10 मंथ्स का है। तो 55,000 10 मंथ्स का है। P&L में कितना लिखना पड़ेगा मुझे? पूरे 12 मंथ्स का। तो 2 महीने का कितना और आएगा? 11,000। तो 50,000 55 प्लस 11 आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? ऐड। आउटस्टैंडिंग को हमने पढ़ा था ना रिवीजन वाली वीडियो में, एडजस्टमेंट में दिया हो तो एक्सपेंस में भी ऐड करना है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में। तो ये 11,000 बैलेंस शीट में कहाँ पर भी आएगा? लाइबिलिटीज में। 11,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आएगा और P&L में कितना आ जाएगा दोनों मिला के? 66। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन कितने का आ रहा है? 27। लोन कितने का है विश्वनाथन का? 3 लैक्स। तो 3 लैक्स का लोन था। रेट क्वेश्चन में दे रखी है एडजस्टमेंट में 12% और 11 मंथ्स का आएगा। क्यों 11 मंथ्स का आएगा? दिस लोन वाज टेकन ऑन 1 मार्च, अब 1 मई, 1 मई को लिया है तो कितने टाइम का आएगा? अप्रैल का तो आएगा ही नहीं, मई का आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है? 33, जिसमें से पेड कितना है? 27। तो P&L में कितना आएगा? 33 पूरा बनाने के लिए 3,000 क्या आएगा आउटस्टैंडिंग? 6,000 क्या आएगा आउटस्टैंडिंग? 27 था, 33 हो गया, तो 6,000 का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये बैलेंस शीट में कहाँ पर भी आएगा? लाइबिलिटीज में। तो लोन फ्रॉम विश्वनाथन में इसने क्या कर दिया? ऐड। 3 लैक्स का लोन था और 6,000। तो फटाफट से बताओ इससे क्या निकलेगा? टोटल इंटरेस्ट 33,000, दिया कितना हुआ है? 27। तो 6,000 क्या करोगे? P&L में ऐड और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लोन के साथ ही जोड़ देना। तो इससे क्या निकलेगा टोटल अमाउंट? 3 लैक्स का 12% फॉर 11 मंथ्स 33। तो 6,000 जो निकलेगा 33 माइनस 27, उस 6,000 को P&L में 27 में ऐड करके 33 लिख देना। और बैलेंस शीट में लोन के अंदर जो अमाउंट है 6,000 आउटस्टैंडिंग वाली, वो क्या कर देना? ऐड। 3 लैक्स के लोन में ऐड कर देना। उसके बाद में रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ चले जाएंगे? P&L में। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स P&L के 2 में। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स P&L के बाय में। फ्रेट ऑन परचेजेस तो ट्रेडिंग के 2 में। फ्रेट ऑन परचेजेस मतलब खरीदने का भाड़ा, ट्रेडिंग के 2 में। कैरियज लिखा होता तब ट्रेडिंग में जाता, बट साफ साफ आउटवर्ड लिखा है तो कहाँ जाएगा? ये बेचने के लिए है, तो ये P&L के 2 में। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से लेस हो जाएगी। प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस P&L। इंश्योरेंस प्रीमियम पर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से समझाता हूँ, बेड डेट्स अलग से समझ जाता हूँ। उसके अलावा बताओ जनरल ऑफिस एक्सपेंस P&L, बैंक चार्जेस P&L, मोटर कार P&L और कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पर आओ, कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम? 40,000 तो पर्सनल है, तो दिया कितना हुआ है? 55। तो 55 में से कितना पर्सनल है? 40। तो ये तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में से माइनस, क्योंकि पर्सनल है मतलब ड्राइंग्स है। अब बिजनेस एक्सपेंडिचर कितना है? 15। और वो भी कितनी टाइम का दे दिया? अगले 3 महीनों का एक्स्ट्रा दे दिया, 1/4 से लेकर 30th 6। तो 3 महीनों का क्या है इसमें? प्रीपेड है, एक्स्ट्रा है।
तो 3 महीनों का कितना आएगा, ये 15,000 कितने महीनों का बच गया, 15 मंथ्स का। अब ये 12 का नहीं है, ये कितने टाइम का है, इस पीरियड का है, और ये पीरियड कितना बनता है, 15 मंथ्स। इसको ऐसे ऐसे उंगलियों पे गिन लो, कितना आएगा, 15 महीने, ठीक है, इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3000। तो 3000 का क्या है, प्रीपेड। तो करंट ईयर का कितना है, 15 तो टोटल है, जिसमें से 3 महीनों का आगे का है, तो करंट ईयर का कितना आएगा, 12,000, और 3000 का आएगा प्रीपेड। तो इस टोटल 15,000 को बताओ कहाँ कहाँ लिखोगे, 40,000 कैपिटल में से माइनस, पी एंड एल में 12,000 और 3,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में। और टोटल कितने का है प्रीमियम, 55,000। टोटल कितने का है, 55। उसमें से 40 तो पर्सनल है, तो बचा कितना, 15। 15 भी कितने महीनों का है, 15 मंथ्स का। तो हमें पी एंड एल में तो कौन सा लिखना होता है, इस बार के 12 महीनों का। तो 3,000 प्रीपेड है, तो पी एंड एल में कैसे लिखोगे, 15 माइनस 3। प्रीपेड को यहाँ माइनस कर देते हैं, तो पी एंड एल में तो आएगा 12, और 3,000 बैलेंस शीट में कहाँ आ जाएगा, एसेट्स है। पक्का, बोलो बच्चों। अब क्या रह गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, बाय बैलेंस बीडी। कितने का था प्रोविजन, 30,000। हाईलाइट क्यों किया, ताकि डेटर ढूंढना ना पड़े, आप भी पेपर में टिक विक मार लेना उसके साइड। बेड डेट्स कितने गए, 20,000। तो प्रोविजन 30 का था, जिसमें से 20,000 तो पुराना ही लग गया। अब आगे के लिए कितना चाहिए बैलेंस, 860 का 5%, तो कितना आएगा, 43,000। 43 की जरूरत है, पहले से कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 10। तो पी&एल से कितना लिया जाएगा, 30। ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ये अकाउंट बना देना वर्किंग नोट में, और ये 33 कहाँ लिख देना, पी&एल में। 33 कहाँ लिख देना, पी&एल में। बैलेंस शीट में डेटर कितना आएगा, 860 माइनस 43। 33 मत कर देना बैलेंस शीट में, पी&एल वाली अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी, 860 माइनस 43। अब देखो इस क्वेश्चन में इतने सारे एक्सपेंस थे, तो बच्चों ने क्या किया, ट्रेडिंग बना लिया, पी&एल बना लिया। अब इधर बैलेंस शीट पहले ही बना ली अगले पेज पे या वहीं पर, और ये चलते ही जा रहे हैं। अब आधा पी&एल फिर नालायक कहाँ बना रहे हैं, इधर। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ो तो उसी समय देखो कि कितने सारे एक्सपेंस है। तो पी&एल के लिए इसमें ध्यान रखना, साइड में लिख लो, लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर पी&एल बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंस। अब बैलेंस शीट में उनके क्या गड़बड़ हुई, जब ये बिल्डिंग, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर लिख रहे थे, तो उन्होंने बैलेंस शीट जब बनाई तो शुरू शुरू में पहली आइटम क्या थी बताओ, कैश। उन्होंने कैश यहाँ से लिख दी, ताकि ऊपर क्या लिख दूं, फिक्स एसेट्स। लेकिन अब फिक्स एसेट्स कितनी दे रखी है, 4-5 फिक्स एसेट्स, और फिर उनमें भी रेक्टिफिकेशन की, एडजस्टमेंट की, परचेज, टाइपराइटर वाला और वो सब। तो अब आप अब खुद समझदार हैं कि कितनी फिक्स एसेट्स दे रखी हैं, 1 2 3 4, 4 फिक्स एसेट्स, चारों के डैप माइनस करने हैं, फिर 1-2 रेक्टिफिकेशन के। तो 10 एक लाइनें छोड़ के क्या करना है, करंट एसेट्स लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, लिख लो प्लीज, लिख लो। पक्का, हाँ सर लिख लो, वीडियो पॉज कर दो, लिख लो। ये देखो वीडियो पॉज करी थी, मिल गया ना अभी, तो लिख लो प्लीज, कसम है मम्मी पापा की, लिखो, रोको। अब हम बच्चों कौन सा कर रहे हैं, इलिस्ट्रेशन 15। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, प्रिपेयर ट्रेडिंग पे इंडल अकाउंट। गांगुलीज कैपिटल कहाँ आएगी, लाइबिलिटीज में। स्टॉक ओपनिंग वाला है तो ट्रेडिंग के 2 में, बैलेंस शीट वाला नहीं है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का क्या होगा, असेट साइड में आ जाएगा, और ट्रेडिंग के बाय में। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हो जाएगी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दोनों कहाँ आ जाएंगे, ट्रेडिंग टू, ट्रेडिंग बाय, कैरीज इनवर्ड। अब पहले एक बार एडजस्टमेंट देख लो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन दिस डेट टू द वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। Purchase includes furniture purchased on this date. DAP should be provided on furniture at the rate of 10%. Loan account from Dena Bank in the Gangulis appears as follows. तो लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इतना है, इतना और लिया। ये समझा नहीं रहा हूँ मैं, एक एक चीज समझाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं बस कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। डेटर में रॉबर्ट से ही लेने हैं, और क्रेडिटर में उसी को देने हैं। इंटरेस्ट पेड में 3,000 देना बैंक का है। इंटरेस्ट रिसीव में 1,000 डेटर से आया, क्योंकि उन्होंने रुपए बाद में दिए थे, डिले कर दिया था। और बैलेंस इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स का है।
इंटरेस्ट पेबल देना बैंक का प्रोवाइड करो, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स का, और डिपॉजिट्स पर कुछ नहीं बनाना। ये तो मैंने पढ़ लिया, एक एक जब जब जरूरत पड़ेगी सही से बिल्कुल समझेंगे। सबसे पहले इस एडजस्टमेंट पर आओ। दिस इंक्लूड्स, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन दिस डेट। तो कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए तो वो हमारा ही होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना भी चाहिए और है भी। तो क्लोजिंग स्टॉक तो बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें गुड्स भेजे थे, तुमने वापस रिटर्न कर दिए, किससे पहले ही? ईयर एंड से पहले ही, 31 मार्च। तो ये मेरे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए और इंक्लूड भी है। कितने का? 15,000, फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं डाली, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं डाली तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। मेरे डेटर बड़े हुए हैं और क्या है, तो उसकी एंट्री नहीं डाली सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। कितने की? कि डेटर मैंने जब बेचा था तो एंट्री क्या की होगी? डेटर टू सेल्स, तो उसकी एंट्री रिवर्स वाली एंट्री डाली नहीं। तो अब आप क्या ध्यान रखना, एक तो डेटर को 15,000 कम करना है और एक इसको सेल्स रिटर्न को। तो ये जो सेल्स रिटर्न है 43,000 प्लस 15, कितनी सेल्स रिटर्न होगी टोटल मिला के? 58। ठीक है, अब डेटर जब आएगा तब मैं समझा दूंगा। 58 समझ में आ रहा है ना? 43 तो दे ही रखी है और एक ये 15,000 की एंट्री हमने और डाल दी। रेंट सैलरी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, कहां पर चला जाएगा? P&L में। सैलरी डेटर्स रेंट पे था क्या? नहीं। डेटर्स एक बार अलग से कर लेते हैं, क्योंकि 15 तो ये कम हो गए, 15,000 ये कम हो गए ना। डेटर जितने भी लिखोगे बैलेंस शीट में 120 इंडर में माइनस 15,000। जब भी जहां भी बैलेंस शीट में डेटर लिखो ना, उसके नीचे 3-4 लाइनें छोड़ ही देना कि प्रोविजन आ जाए या कोई रिवर्स एंट्री हो जाए, ये देता ही है इसका फेवरेट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। लोन फ्रॉम देना बैंक कितने का है? 1 लाख। किस रेट से लिया हुआ है? 12%। अब जो 1 लाख का बैलेंस आ रहा है ये वाला, ये कैसे आ रहा है? 1/4 को कितने का लिया था? 50,000, और बाकी 50,000 तो कब लिया है? अभी अभी लिया है। यहाँ कितने का है? और बाकी 50,000 कहाँ लिया है? यहाँ पर लिया। पक्का बोलो। तो 50,000 का लोन यहाँ लिया है, 50,000 का कब लिया? बिल्कुल ये रहेगा। तो इंटरेस्ट कितने का पे करूंगा? इसका तो पूरे साल का है, और ये तो लिया ही है, तो इस पर तो अगली बार इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। तो जब इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट आएगा तब हम इसको देखेंगे। एक बार तो आप ये लाइबिलिटी में लिखोगे लोन कितने का? 1 लाख। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड के एडजस्टमेंट में एक बार छोड़ रहा हूँ, इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए तो काफी टाइम देना पड़ेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L में आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट P&L में आ जाएगा, कैश विद ट्रेडर बैंक लिमिटेड तो बैंक है ये, असेट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर आ जाएगा? P&L के बाय में। इन्वेस्टमेंट कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट के असेट साइड में, और इसका इंपैक्ट आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड में, इसलिए उसको छोड़ा हुआ है। डेट वेट दे रखे हैं। फर्नीचर कितने का है? 9,000। परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन दिस डेट। परचेज में क्या इंक्लूड है? फर्नीचर की परचेज। तो परचेज में से तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये फर्नीचर की परचेज है। और फर्नीचर में क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना आएगा? 9 प्लस 10 19। डैप अभी अलग देख लेंगे, लेकिन फर्नीचर कितने का आएगा? विदाउट डैप कितने का आएगा? 9 प्लस 10 19। डैप अभी काटेंगे, अगर डैप नहीं काटना हो तो 19 आएगा। और परचेजेस में से कितना माइनस कर दोगे? 12 15 500 में से कितना माइनस कर दोगे? 10। तो एक तो ये फर्नीचर की परचेज माइनस कर दी और रिटर्न तो थी। पहले तो बताओ इस पॉइंट का एडजस्टमेंट क्या है? परचेज में से माइनस और फर्नीचर में ऐड। अब डैप कितना देना है? 10%। कैसे दोगे? 9,000 पर तो पूरा 10%, क्योंकि ये तो शुरू से है। और ये कब खरीदा है? 1 जैन को। तो 1 जैन का है तो इसका 3 मंथ्स का, तो 9,000 पर पूरा, 10,000 पर 3 मंथ्स का। दोनों डैप मिलाकर क्या कर देना? P&L में डेबिट और फर्नीचर में से कम। ठीक है, तो इस डेट को भूल मत जाना। बच्चे सोचते हैं खाली रेक्टिफिकेशन है, लेकिन साथ में क्या है? इसकी डेट दे दी तो डैप कम आएगा। डिस्काउंट अलाउड, चैनल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, सब कहाँ चले जाएंगे? P&L के 2 में। कैश इन एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में, डिपॉजिट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैसे पता लग रहा है एसेट है? डेबिट बैलेंस है। हमने लोगों में डिपॉजिट करवा रखे हैं, जैसे मान लो बैंक में FD करा दी, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? डिपॉजिट टू बैंक, मतलब कैश तो मेरा कम हो गया, FD बढ़ गई, और बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम। और डेबिट आ रहा है मतलब क्या है? असेट। और ड्रॉइंग्स कैपिटल में से क्या हो जाएगी? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक 393 कहाँ पर आ जाएगा? बैलेंस शीट में, असेट्स में और
ट्रेडिंग के बाय में। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ अभी इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा, फिफ्थ अभी रहने दो, एक बार बाद में करते हैं। अब आओ इंटरेस्ट पेड पर आओ। पहले हम किसको निपटाते हैं? इंटरेस्ट पेड को। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 3000 पेड टू देना बैंक। इंटरेस्ट पेड 3000 किसको देना है? देना बैंक को। अब पहले बताओ देना बैंक का इंटरेस्ट बनता कितना है? 50,000 का 12% कितना बनता है? 6,000। इस 50 का देना है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो लिया ही कब है? लास्ट में। और ऊपर लिखा हुआ है टोटल इंटरेस्ट पेड कितना है? 4500। इसमें से देना बैंक का तो कितना ही है? 3000। तो टोटल 45 मुझे लगा देना बैंक का ही है, लेकिन ये कह रहा है कि देना बैंक का तो कितना दिया अभी तक? तो बाकी 1500 किसका है? इन्वेस्टमेंट का थोड़ी होगा नालायक, इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। कोई और लोन का होगा तो सर वो दिख तो रहा नहीं है, वो चुका दिया होगा ये रेंट से पहले। क्रेडिटर्स का हो सकता है कि उनसे गुड्स परचेज करने में देरी की, किसी भी चीज का है, बट देना बैंक का कितना पे गया है? 3000। तो अब बताओ आउटस्टैंडिंग कितना है? मुझे ऐसे लगा कि 6000 बनता है देना बैंक का। ये वाला तो देना ही नहीं है इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये रेंट पे लिया लोन। तो बनता 6000 है और 45 दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग 1500 है। लेकिन अब क्या पता लगा, बनता 6000 है, उसमें से दिया कितना है? 3000 ही। तो आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000। तो बताओ इंटरेस्ट पेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4500 प्लस उसमें क्या जोड़ोगे? आउटस्टैंडिंग 3000। तो कितना लिखोगे पीएनएल में? 75। 4500 तो वो है जो पे कर दिया, और 3000 क्या है? बाकी। तो पीएनएल में कितना आएगा? 75। टोटल 45 है, जिसमें से 1500 दूसरों का है। तो देना बैंक का कितना है? 3000। और देना बैंक का बनता कितना है? 6। तो अगेंस्ट 6 ओनली 3 हैज बीन पेड, तो हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 3000। तो टोटल इंटरेस्ट पीएनएल में कितना आएगा? 45 पेड प्लस आउटस्टैंडिंग 3000। तो पीएनएल में कितना आएगा? 75। इसको एक अलग तरीके से कैसे समझा जा सकता है कि देना बैंक का 6000 है और दूसरों का कितना है? 1500। तो टोटल तब भी कितना आएगा? 75। नहीं तो आप बस सीधा याद रखो 45 पे कर दिया और 3000 बाकी है, और जो बाकी है वो बैलेंस शीट में भी कहां पर आएगा? लाइबिलिटी में। तो पीएनएल में इंटरेस्ट कितना आएगा? 7500। और जो बाकी है 3000 का वो कहां पर आएगा? लाइबिलिटीज। पक्का? अब विश्वनाथन वाले में तो उसने लोन में जोड़ दिया था, ये इसने क्या कर रखा है? ये इंटरेस्ट एक्रूड है। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्रूड। ये लोन में ना जोड़ के अलग से लिखा हुआ है। पक्का? इसने कैसे निकाला है? 6000 देना बैंक का बनता है, 3000 क्या है पेड, तो एक्रूड कितना है? 3000। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना दिया हुआ है? 7250। और इन्वेस्टमेंट कितने के हैं मेरे? 25,000 के 5% वाले, और डिपॉजिट जो एफडी वगैरह कराई हुई है उस पर भी 1.5 लाख का कितना आएगा? 10%। तो ये दोनों पर ही मुझे क्या मिलना है? इंटरेस्ट। तो बताओ फटाफट से। 150 का कितना? 5% कितना आ गया? 10 है, सॉरी। 150 का 10 है और 25,000 का 5 है, तो ये तो आ गया 15,000। 25,000 का 5% कितना आ गया? 12। तो इन दोनों इन्वेस्टमेंट से टोटल इंटरेस्ट की इनकम इतनी बनती है। तो पीएनएल में तो इनकी इनकम इतनी आनी चाहिए, ठीक है। और मिली कितनी है वो और देखते हैं। इंटरेस्ट जो टोटल मिला है उसमें से 1000 डेटर से मिला है। तो इंटरेस्ट टोटल कितना मिला हुआ है? 7250 में से 1000 किन से मिला है? और रिसीव्ड है ये वाला, कौन सा है? तो जो मुझे 7250 मिला है, मुझे लगेगा कि 16250 में से ही 7250 मिला है, लेकिन ये साफ कह रहा है कि 1000 तो मुझे किससे मिला है? तो इस इन इन्वेस्टमेंट्स का और डिपॉजिट का कितना मिला होगा? 6250। तो बनता है मेरा 16250। मिला कितना है मुझे? सर मिला तो इतना है ना। अरे नालायक, एक्रूड निकालने के लिए 7250 तो में से 1000 तो डेटर का ही है। इन्वेस्टमेंट का बनता है इतना, इन्वेस्टमेंट का मिला इतना, तो 10,000 का क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट जो मेरा लेना बाकी है। तो मुझे मिल कितने का गया? 7250। एक्रूड कैसे निकालूंगा? 16250 में से 6250, ये कैसे आया? टोटल मिला मुझे 7250, जिसमें से 1000 डेटर का है, तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स का मिला 6250, बनता इतना है, तो एक्रूड कितना है? 10,000।
तो रिसीव्ड प्लस एक्रूड दोनों जुड़कर कहाँ आएंगे, इनकम में। रिसीव्ड कितना था 7250 और एक्रूड कितना था 10,000, तो कितना आ जाएगा 17250। और ये एक्रूड वाला कहाँ पर भी आएगा, एसेट में। एक्रूड वाला कहाँ आएगा, एसेट में। पक्का। अब सुनो, इसको दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं कि डिपॉजिट्स औरों का मिला मिलू के इनकम इतनी है और डेटर की 1000 है, तो इन दोनों की इनकम कितनी आ गई, 1700। ठीक है। अबाउट डेट, इस पॉइंट के ऊपर डेटर में 20,000 रॉबर्ट से लेने हैं और क्रेडिटर में 10,000 उसके देने हैं। देखो अब इसका एग्जाम का रूल क्या है कि दोनों तरफ से क्या कर देना, लोएस्ट वाली अमाउंट कम कर देना। ऐसे समझो कि मुझे डेटर्स में भी कौन है, एक पार्टी, और क्रेडिटर्स में भी वही पार्टी है। जैसे मुझे बैलेंस शीट में डेटर आ रहे हैं 10,000 के और क्रेडिटर्स, अब रुचि डेटर में है, रुचि क्रेडिटर में, और क्रेडिटर में कितनी है 15। तो मैं क्या करूं, नेट 5,000 कहाँ रख लूं, क्रेडिटर में। तो मैं एडजस्टमेंट कैसे समझाऊं कि इसमें से भी 10 कम कर दो ताकि नेट 5,000 क्या बच जाएगी, क्रेडिटर में। अब रुचि से लेने 10 है और रुचि को देने 15 है, तो नेट क्या रखना है मुझे, 5,000 लाइबिलिटी रखनी है। तो मैं एडजस्टमेंट कैसे समझाऊंगा, क्योंकि खाली रुचि थोड़ी है, मेरे पास और भी डेटर है। लेकिन रुचि के कितने काट दो, यहाँ से भी 10 और यहाँ से भी 10, तो अपने आप कितना रह जाएगा 5। तो जो भी दोनों में से लोअर हो वो काट दो। अब उल्टा सोच लो कि रुचि के देने कितने थे 10 और लेने कितने थे, तो अब मेरा नेट क्या रहना चाहिए, 5,000 एसेट रहना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा 10 और 10, तो दोनों में से जो भी कम हो वो क्या है, दोनों तरफ से काट दो। तो डेटर में कितने का है रोबोट 20 और क्रेडिटर में कितने हैं 10, तो दोनों तरफ से कितना काट देना, 10,000, 10 तो क्रेडिटर 64 कैसे हो गए, कितने के थे क्रेडिटर्स, कहाँ है 74, 74 माइनस 10 कितना हो गया, और डेटर 120 के थे, डेटर कितने के थे, ये दिखाई हुआ है ना नीचे नालायक। 15,000 कौन से माइनस कर दिया, वो सेल्स रिटर्न वाले फर्स्ट पॉइंट वाले, और 10,000 कौन से माइनस कर दिए, ये वाले। तो अब बच कितने गए 95,000। और उसके ऊपर क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रोविजन कितने का बनाओ, 5% का। डिपॉजिट 100 रुपये हम अपने आप वैसे भी नहीं बनाते। अब मैं प्रोविजन बनाना है 5% का मुझे। तो अब बताओ, मैं मेरा प्रोविजन का अकाउंट बनाना स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, इधर है ही नहीं, इधर क्या लिखता हूँ, बेड डेट्स है ही नहीं। तो 95,000 का 5% कितना आ जाएगा। तो अब बाई चांस पीएनएल की अमाउंट भी यही आ जाएगी इस बार। क्यों ये आ जाएगी, क्योंकि ये ओपनिंग और बेड डेट्स 0 दे रखे हैं। तो पहले से कोई प्रोविजन ना हो और बेड डेट्स ना हो और हमें बनाना हो, तो 4750 क्या है, पीएनएल से भी कितना लेना पड़ेगा 4750, और बैलेंस शीट में भी कितना लेना पड़ेगा 47, क्योंकि ओपनिंग प्रोविजन और बेड डेट्स है ही नहीं। रूल आप वही रख लो, वो लिख दो, नील नील आएगा तो ये दोनों अमाउंट्स क्या आ जाएगी, सेम। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, कौन सा करवा रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन 22, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रोपराइटर प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें ऐसा सच कुछ नया है नहीं, जो बातें काम की है इसलिए वो बताता हूँ मैं। एक तो इसमें डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मेनली मैं ये क्वेश्चन किस लिए कर रहा हूँ, प्रोविजंस के लिए। फर्दर बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 30,000 एट द ईयर एंड, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितने का है 2%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर क्या है, डिस्काउंट। तो आप मुझे बताओ कि ये बेड डेट्स और डिस्काउंट से डेटर चेंज नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डेटर में से माइनस हो चुके हैं। रिवीजन वीडियो में बताया था ना कि ये एंट्री क्या डल चुकी है, बेड डेट्स टू डेटर, और इसकी एंट्री क्या डल चुकी है, डिस्काउंट टू डेटर्स। तो इससे तो बेड डेट्स कम होगा नहीं, डेटर कम होगा नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से पहले ये फर्दर बेड डेट्स की एंट्री क्या डलेगी, पहले ये बताओ। बेड डेट्स टू डेटर्स कितने का है
7,000। तो अब सबसे पहले तो हम प्रोविजन का अकाउंट बनाते हैं डाउटफुल डेट्स के लिए। ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 25। ये 25 समझ में आता है। बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर थे 25 और 7 और चले गए, तो कितने बेड डेट्स को प्रोविजन से चार्ज करना है? एक तो इस 25 को और एक 7 को। बेड डेट्स अब एक्चुअली कितने हो गए? 72, 32, 25 प्लस 7। अब यहां पर इसने काम आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया? अमाउंट ही दे दी। क्या दे दी? अमाउंट। सीधा कितने की अमाउंट दे दी? 30,000 का बनाना है, 30,000 तक ले जाने हैं। तो 25 था, उसको कितना करना है? 30। ये अमाउंट दे दी। मान लो रेट दे देता तो क्या होता? तो आप क्या करते हैं? 457 माइनस 7,000 पर रेट अप्लाई करते हैं। ये 25 यहाँ पर माइनस नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो प्रोविजन के 2 में कौन से डेटर आएंगे? अब वेडिट्स आएंगे, ट्रायल बैलेंस वाले भी, बाद वाले भी। लेकिन यहाँ अगर रेट दे देता तो कौन सा होता है? बाद वाले माइनस करके रेट लगाते हैं। लेकिन यहाँ काम आसान है, तो ये अमाउंट तो कहाँ चली जाएगी? P&L। ठीक है, और ये बैलेंस शीट में से डेटर में से कम होगी। अब बैलेंस शीट में डेटर कितने लिखोगे? पहले से कितने दे रखे हैं आपको? 457। उसके बाद कितने कम हो गए? 7,000। और डिस्काउंट का प्रोविजन किस पर बनाना है? उस समय तो ये माइनस करना ही है। 457 में 7,000 ये हो गए, और इतना हमने क्या है और प्रोविजन बना लिया है। तो इनको हम क्या नहीं देने वाले? डिस्काउंट, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये रुपए ही नहीं देंगे, तो ये इनको हम डिस्काउंट नहीं देंगे। तो डिस्काउंट का जो प्रोविजन बनाना है वो किस पर बनाना है? 420 का 80%। तो डिस्काउंट का प्रोविजन किस पर बनाना है? ट्रायल बैलेंस वाले, ट्रायल बैलेंस वाले माइनस एडजस्टमेंट वाले माइनस क्लोजिंग प्रोविजन ऑफ प्रोविजन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट, और उसका कितना चाहिए? 84। अब प्रोविजन फॉर इसका 2%, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस कैसे आएगा? ओपनिंग इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑलरेडी बना ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस पर ओपनिंग बना ही नहीं हुआ है। इस बार डिस्काउंट कितना दे दिया? 65। तो डिस्काउंट कितने का आ जाता? 65। और क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए? 8400। तो अपने आप P&L की अमाउंट आ जाती है। अब इसने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया P&L में। 84 पुराना जो बना ही नहीं हुआ है, तो पुराना डिस्काउंट का प्रोविजन बना ही नहीं हुआ है, तो वो तो सीधा चार्ज कर दिया, और 84 ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों का टोटली करते हैं ना आप। अगर प्रोविजन बनाते तो भी क्या करते? ओपनिंग बैलेंस नील है, तो ये दोनों मिलकर कहाँ चार्ज कर दिए इसने? P&L। तो इसने दोनों को अलग अलग चार्ज कर रखा है। पक्का? अरे बोलो नलायक, अब फटाफट से बताओ। पहले तो प्रोविजन फॉर, पहले एक एक करके बात फाइनल करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बनेगा? यहाँ पर कौन सा आएगा? जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। यहाँ कौन से आएंगे? दोनों बेड डेट्स। यहाँ क्वेश्चन ने अमाउंट सीधी दे दी, नहीं तो क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में जो डेटर आ रहे हैं उसमें से 7,000 जो एडजस्टमेंट में है वो माइनस करके परसेंटेज लगाते। ये अमाउंट कहाँ गई? P&L में। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए डेटर चुने इसने कितने के? 457 ट्रायल बैलेंस में दिए हुए थे, क्योंकि यहाँ तो परसेंटेज ही दिया हुआ है ना, तो इसलिए परसेंटेज के लिए क्या है? पहले डेटर से ही करने। ट्रायल बैलेंस वाले डेटर में जो ऑलरेडी बेडिट्स और डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं वो तो माइनस हो ही चुके, लेकिन नीचे वाला बेडिट्स माइनस नहीं हुआ तो वो माइनस करवाया। फिर ये वाला क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करवाया। इसके ऊपर कितना प्रोविजन बनाना है? तो अब वो मैं यहाँ लिखता और डिस्काउंट यहाँ लिखता, तो दोनों मिलकर P&L में चार्ज होते हैं। इसने क्या कर दिया? अलग अलग। अब बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे? 420 माइनस 8400। बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे? 420। टोटल इतने थे, इतने डूब गए, इतना डेटर का प्रोविजन है, इतना डिस्काउंट का भी तो प्रोविजन है, तो 420 माइनस 84। पक्का? हाँ बच्चों, अब हम कौन सा कर रहे हैं? इलिस्ट्रेशन 13। फॉलोइंग इज द आर द ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस डेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेसर्स मैपल स्टेट्स। एडजस्टमेंट पढ़ो। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न, सेल्स इंक्लूड्स परचेज रिटर्न। इनको एक बार गो थ्रू कर लिया करो 2 बार, ताकि हमें याद रहे क्वेश्चन करते समय। Goods withdrawn for own consumption included in purchases. Wages paid in the month of April for installation of plant and machinery were included in wages. Free sample distributed for publicity
825 डाउटफुल डेट्स का भी प्रोविजन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी प्रोविजन है। इसमें तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ओपनिंग प्रोविजन भी दोनों के दिए हुए हैं। डेप इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 15%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%। इस लाइन को लास्ट में बताता हूँ, इसका क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने का काम आएगी। ठीक है, एक बार पढ़ो ही मत। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑल्सो शो द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। परचेज में सेल्स रिटर्न इंक्लूड है, तो परचेज में इंक्लूड है, तो परचेज बढ़ी हुई है, उसको क्या करनी पड़ेगी, कम। तो टू परचेज। और सेल्स रिटर्न उसको माना नहीं होगा, तो सेल्स रिटर्न मुझे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो कि सेल्स रिटर्न टू परचेज। इतनी इतनी समझ में आ रही। सुनो, मैंने गुड्स बेचा ए को, एंट्री क्या डाल दी, ए टू सेल्स। और वो बेचारा देके तो गया था सेल्स रिटर्न, और मैंने उसको क्या मान लिया कि मैंने उससे माल खरीदा है, तो मैंने एंट्री कर दी परचेज टू ए। करनी क्या थी, सेल्स रिटर्न टू ए। तो ये कर दी, तो इसलिए ये किस में इंक्लूड हो गया, परचेज में। तो टू तो क्या करना पड़ेगा, परचेज, और थी क्या ये, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न टू परचेज, जो ये हाईलाइट किया हुआ है वो समझ में आ रहा है ना, बाकी दूसरे वाले। मैंने माल बेचा था ए को, वो वापस क्या करके गया, रिटर्न। अब अकाउंटेंट मेरी रुचि है, इसको लगा कि जो भी आता है वो खरीदा ही जाता है, तो उसने एंट्री क्या डाल दी, परचेजेस टू ए। तो इसने बेफालतू की परचेज डेबिट कर दी, हटाऊंगा, और सेल्स रिटर्न डेबिट होनी चाहिए थी, तो सेल्स रिटर्न टू ए। सिमिलरली सेल्स में क्या इंक्लूड है, परचेज रिटर्न। मैंने किसी को परचेज रिटर्न किया था, क्यों किया था, उससे गुड्स खरीदा और समझ में नहीं आया तो क्या कर दिया, वापस कर दिया। बी टू परचेज रिटर्न। अब ये अकाउंटेंट रुचि है, इसको लगा जब भी जाता है तो सेल ही होती है, तो इसने किस में इंक्लूड कर लिया, सेल्स में। तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स टू परचेज रिटर्न। ये क्रेडिट करना था जो नहीं हुआ, और सेल्स डेबिट। क्या एंट्री होगी, सेल्स टू परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। ठीक है, ये अब इसने साथ में कर दी, क्योंकि एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 1 में साथ में था। रेक्टिफिकेशन एंट्री और चाहिए, बताओ। गुड्स विड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन, एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। खुद के लिए यूज किया है तो ड्रॉइंग्स होगी, और स्टॉक यूज किया है तो परचेजेस। वेजेस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, P&M सबसे अच्छा वर्ड, अमाउंटिंग टू ₹450 वन इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। तो प्लांट मशीनरी की वेजेस किस में इंक्लूड कर दी बच्चों, वेजेस में। बाफ बेवकूफ, वेजेस होता है क्या, तो P&M को वापस लाओ टू वेजेस। वेजेस थी प्लांट मशीनरी की, तो डेबिट क्या होना था, प्लांट मशीनरी। कर क्या दिया इसने, वेजेस डेबिट कर दिया, वेजेस टू कैश। करना क्या था, प्लांट मशीनरी टू कैश। तो इसको डेबिट करो और इसको हटाओ, पक्का। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग ₹825। तो एडवर्टीजमेंट में जब भी मैं फ्री सैंपल में देता हूं तो मेरे प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, एड टू परचेज, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। तो पहले तो इसने ये क्या किया, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज डाली। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों का एडजस्टमेंट और लेते रहना है, और ये डेप वगैरह के एडजस्ट तो करनी है। अब मुझे नहीं पता कि इसको किस तरह से पता लगता है कि रेक्टिफिकेशन कौन सा है। ये गलती है, अब ये गलती है या एंट्री बाकी थी, ये तो एंट्री बाकी थी ना, हमने पूरी एंट्री की है क्या, क्या एंट्री करी थी हमने, ड्राइंग्स टू परचेजेस। ये गलती थी या एंट्री बाकी थी, ये गलती तो ये दो थी, इनकी तो एंट्री बाकी थी। ऐसे तो डेप की भी एंट्री बाकी है, तो पता नहीं करी क्यों नहीं डेप। बस अब आप याद रख लेना, 1 से 4 तक की इसको क्या लगता है गलती, खुद ही गलत है, इसको खुद को क्या लगता है, 4, 1 से लेकर 4 तक गलती। तो जब ये एग्जाम में पेपर आया ना, तो उन्होंने पता है क्या उड़ा दिया, ये वाला एडजस्टमेंट ही उड़ा दिया ना। एग्जाम में पेपर आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, बस नींद में बैठे रहो। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तो उन्हें उड़ा दिया था, लेकिन बाई चांस आ जाए तो इन 4 को तो क्या मान लेना, रेक्टिफिकेशन। और इनकी एंट्री एंट्री मत करना, ठीक है, इनको एडजस्टमेंट करना सीधा। ठीक है, अब बताओ, प्लांट एंड मशीनरी 19,550, उसमें वेजेस जुड़ जाएगी, कितने की, 450, और फिर डैप लगाना। तो फटाफट से बताओ, इसका क्या होगा, वेजेस में से कम और प्लांट मशीनरी में ऐड। और इसका क्या होगा, डैप का P&L में डेबिट और प्लांट मशीनरी में से कम। ऐसे फर्नीचर का क्या है, P&L में डेबिट और फर्नीचर में से कम। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में, कैपिटल लाइबिलिटीज में, ड्राइंग्स लाइबिलिटीज में से कम, कैपिटल में से कम। परचेजेस 160, और इसमें क्या गड़बड़ थी, ये 3500 कम होगा,
देखो कितनी कम हो गई, 2575 यहाँ कम हुआ, 3500 यहाँ कम हुआ, और 825 यहाँ कम हुआ। अब इसने जो ये अमाउंट निकाली हुई है ना, ये तीनों कम करके निकाली हुई है। 153 100 कैसे आ रहा है, कहाँ पर है, ये जो है ना, इसमें से इतना इतना क्या हो गया इसने, ये 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 माइनस करके ही लिखा हुआ है, भरोसा रख लो, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में कहाँ पर है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। तो ये परचेज रिटर्न अराइज हुई है, ऊपर ट्रायल बैलेंस में नहीं थी बट बाद में अराइज हुई है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, -1725। परचेज रिटर्न को तो परचेज में से माइनस करोगे ना। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। वेजेस में से क्या माइनस कर देना, प्लांट मशीनरी वाला। प्रोविजन फॉर, इसको हम लास्ट में देखते हैं इन दोनों को। डेटर कितने के हैं, 120, कहाँ लिखने, असेट साइड में, लेकिन प्रोविजन माइनस करना है, बाद में देख लेंगे। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, बैड डेट्स प्रोविजन वाले टाइम ही देखूंगा। बैड डेट्स रिकवर्ड का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, सीधा P&L के बाय में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड चाहे प्रोविजन के साथ भी आ जाए तो ये तो नॉर्मल इनकम है, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब डूबे हुए पैसे वापस मिल गए तो ये इनकम में आएगा। इसको हाईलाइट से हटा दूं तो ये फालतू में मत डरा, तेरे बस की बात नहीं, ठीक है। सैलरी P&L में डेबिट आ जाएगी, सैलरी पेबल 22,550 प्लस 2450, देखें, ओहो, ऐड ही नहीं हो रही, थप्पड़ खाएगी मेरे से। जब ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है। पिछले वीडियो में क्या बताया था, इफ दीज आइटम्स आर अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस तो दे विल अपीयर ओनली इन बैलेंस शीट। तो यहाँ इसमें अलग से एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटीज, ठीक है। बताओ, जिससे डर लग रहा था वो तो ऐसे ही निकला और ये प्यादा ही मार गया, बताओ कई बार। पक्का, तो ये बैलेंस एक्सट्रैक्ट किए हैं, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, तो ये कहाँ नहीं जाएगा, P&L में नहीं जाएगा। बैलेंस आ रहा है मतलब अकाउंट बना है, अकाउंट बना है तो क्या एंट्री डली है, सैलरी टू सैलरी पेबल। प्रीपेड रेंट सिर्फ कहाँ जाएगा, असेट साइड में, लाइबिलिटीज असेट, एक्सपेंस में एडजस्टमेंट मत करना। रेंट P&L के डेबिट में, प्रीपेड इसमें से माइनस करूँ या नहीं, नहीं, ये सीधा सीधा माइनस होके ही आया है, ठीक है। ये सीधा सीधा P&L में जाएगा, ये सीधा सीधा P&L में जाएगा, इन दोनों के एडजस्टमेंट हुए बिना। और ये लाइबिलिटीज, ये एसेट, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग के टू में, कैरीज आउटवर्ड ट्रेडिंग के बाय में, P&L के बाई में, P&L के टू में, दोनों ही टू में आएंगे, ट्रेडिंग P&L। सेल्स ये कम होगी और इसमें से ये दोनों ही कम हो जाएगी, तो ये तो कम करके ही लिखता है सीधा, और फिर सेल्स रिटर्न अलग से शो करता है माइनस करा के। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 3350 और यहाँ बढ़ गए थे ये, तो इन दोनों को क्या कर लेना, ऐड। इन एंट्रीज का भी तो इम्पैक्ट लेना है। प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रेडिंग के P&L के टू में, कैश इन हैंड कैश इन बैंक दोनों का आएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड में, ऑफिस एक्सपेंस P&L के टू में, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन P&L के टू में। पक्का। अब फटाफट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट देखो, बनाया ही नहीं, शाबाश, हम बना लेते। डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितने का आ रहा है, कितने का, 32। उसके बाद बेड डेट्स कितने के आ रहे हैं, 1100। या कौन से लिखते हैं हम, ट्रायल बैलेंस वाले भी और ट्रायल बैलेंस के बाद वाले। डेटर तो हिले ही नहीं है ना कहीं और किसी एडजस्टमेंट से, नहीं। तो अब क्लोजिंग प्रोविजन कितने का चाहिए मुझे, जल्दी बता बेटा। 5%। और डेटर कितने के हैं, 1,20,000। तो 1,20 का 5% कितना आता है, बैलेंस बताना कितना आएगा, कितना, 3900। तो ये कहाँ चला जाएगा, P&L में। अब इसने क्या किया, बैड डेट्स अलग दिखा दिया और प्रोविजन अलग दिखा दी।
तो आप ऐसे मत करना, इस इकलौते क्वेश्चन में ऐसे किया है इसने, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वाले में किया था। तो आप नॉर्मल चलना, क्योंकि बाकी सभी क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, नेट किया हुआ है 3900, तो ये 3900 ही है, ठीक है। ओपनिंग वाला प्रोविजन यहाँ लिखा, या दोनों बेड डेट्स लिखते हैं, चाहे एडजस्टमेंट में हो चाहे ट्रायल बैलेंस में, या कौन सा माइनस करके प्रोविजन बनाते हैं जो एडजस्टमेंट में हो। एडजस्टमेंट में था ही नहीं, तो सीधा ये आ गया और बैलेंस से आ गया। अब बैलेंस शीट में डेटर कितने के आएंगे, चलो अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है और डिस्काउंट भी है, कितने का है पहले से, 1375। टू डिस्काउंट है क्या ट्रायल बैलेंस में, कहीं डिस्काउंट है ही नहीं, ना ट्रायल बैलेंस में ना एडजस्टमेंट में। क्लोजिंग प्रोविजन कितने का चाहिए, कितने है टोटल डेटर लास्ट में, 1,20,000 माइनस 6,000 इंटू कितने परसेंट, 28, कितना आ गया पीनल का अमाउंट, जल्दी बता बेटा रिवीजन। 1475 कहाँ पे है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में डेटर कौन से आएंगे, ये वाले डेटर माइनस एडजस्टमेंट में कोई बेड डेट्स वगैरह होते हैं वो है नहीं, माइनस ये दोनों। बैलेंस शीट में क्या आएगा, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ठीक है। एडजस्टमेंट में बेड डेट्स होते हैं तो वो भी माइनस होते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये वाला है, इसके लिए हमने किसकी सिक्योरिटी दे रखी है, हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखना स्टॉक को। और बैंक का आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिडक्टिंग 20% मार्जिन एंड आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। कुछ समझ नहीं आया, क्या बकवास कर दी गई, ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर मैं 100 रुपए का स्टॉक गिरवी रखता हूं तो मुझे कितना ओवरड्राफ्ट मिलता है, 80। ये कह रहा है कि बैंक पूरा नहीं देता, बैंक अपना मार्जिन रख के लेता है, कितना, 20% मार्जिन, बोलो। तो मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट, कि जितना मैं स्टॉक देता हूं मार्जिनल वैल्यू 20% रख के वो देता है, पक्का। और मैंने भी अपना टोटल स्टॉक का 80% ही क्या करा है, रखा है, बैंक के पास रखा है, क्योंकि मैं सारे ही बैंक के पास रख दूंगा तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा खाक। तो मेरा टोटल स्टॉक जितना भी है उसका 80% मैंने बैंक को दिया, रियल वैल्यू का 80% ही मैंने बैंक को दिया। और बैंक को इतना दिया तो उसका 80% उसने मुझे क्या दिया, ओवरड्राफ्ट, जो कितना आ रहा है, 80,000। तो इससे मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल जाएगी। ये दोनों उधर जाके 100 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 80 नीचे आ जाएंगे, बताओ। तो ये 100 मल्टीप्लाई में 80 को नीचे रख दिया, नालायक पागल है, बेवकूफ, 8 को नीचे करता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ 80 ऊपर भी तो मेन आइटम में तो 8 है, तो 80,000 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो कितना आ गया, 1,25,000। पक्का ये कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, एसेट साइड। बाय बाय, लव यू सो मच। थोड़ा बहुत तो रह गया, एक वीडियो और बनाऊंगा, वो भी देख लेना। वो इतनी बड़ी नहीं होगी, वो क्या होगी, छोटी सी होगी, आधी घंटे की। लव यू सो मच।